गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अदरीस। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात ताख़ीर केस की समाअत 2 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 28 जनवरी को इंतखाबात कराने की तजवीज़ तैयार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन नवंबर के आखिर में इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब और इलेक्शन कमीशन हुक्काम की मुलाकात में तय पाया कि सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर मनोअन अमल करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आम इंतखाबात करीब हैं और इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया और स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब भी दिया। इस मौके पर हमने देखा कि काफ़ी तुंद तेज़ सवालात भी किए यंगस्टर्स ने। इलेक्शन की तारीख के हवाले से भी क्वेश्चन हुआ। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है इलेक्शन की तारीख देना, ये कहा निगरान वज़ीर आज़म ने। लेट्स वॉच दैट। The outgoing parliament, they have passed a law. The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance. So as it's not the Prime Minister's mandate to give election date, so we still don't know when election is going to take place. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमें ये तो नहीं पता कि इलेक्शंस कब होने हैं, लेकिन जीतेगा कौन इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा क़यास-आराइयाँ हो रही हैं, दावे हो रहे हैं। इलेक्शन से कबल ही नून लीग के बरसर इक़्तिदार आने की अब बातें ज़बान ज़द-ए-आम हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को लाडला करार दे चुकी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि नून लीग की जीत अब नविश्ता दीवार है। लेट्स वॉच हिम। शर्मीला फारूकी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नविश्ता दीवार है कि पीएमएलएन जीतेगी, आप लोगों की परफॉर्मेंस ही नहीं है ऐसी। हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट? जी शुक्रिया फरिया। देखिए बात यह है, परफॉर्मेंस की तो बात बाद में आती है। इस वक्त जो हालात और मामलात आपको, मुझको और हम सबको नज़र आ रहे हैं, वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि पीएमएलएन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ये बात हमने गालिबन पहले भी कही थी जब हम बात करते थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। बहुत से ऐसे सियासी लोग थे जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये कहा गया कि जी आप पीएमएलएन ज्वाइन करें। और उस वक़्त हमें जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नज़र आया जहाँ पर हमें लगा कि एक जमात को अगेन सेलेक्ट करने की तैयारियाँ हो रही हैं। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से मियाँ साहब आए, मियाँ साहब को स्टेट लाउंज में उनका बायोमेट्रिक्स हुआ, जिस तरीके से ट्रेनों के ऊपर बाकायदा उनकी ग्रेफिटी बनाई गई, तमाम चीज़ें हुई। फिर आपने देखा कि अगले दिन ही जलसे के उनकी सज़ा की मौतली की पंजाब गवर्नमेंट ने, हालांकि ये एक इंटरम गवर्नमेंट का बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है, ये अदालतों का काम है। फिर हमने ये देखा कि मियाँ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर इलेक्शन की तो बात ही नहीं की। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पुरजोर तरीके से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है और बार बार कर रही है, हर दिन कर रही है, एक साबिक 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म जो 4 साल जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं, सबसे पहले उनका तो काम यही होना चाहिए था कि इस मुल्क के ना इलेक्शन की बट क्वेश्चन है शर्मीला फारूकी साहब, अगर आपने ख्वाजा आसिफ की वो स्टेटमेंट देखी हो, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, he said something very clearly. He said आप लोगों को क्या पॉलिटिकल एमनीजिया टाइप हो गया है, आपको सब समझ नहीं आई। यस, मैच तो फिक्स्ड है। तो देखिए जब उनके इतने करीबी साथी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टी खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि मैच फिक्स्ड है, तो फिर 2018 और 2024 के इलेक्शन में क्या फ़र्क रह गया है? वो भी सिलेक्शन थी, ये भी लेकिन आप लोगों ने खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनवाया था पीएमएलएन का मैम, जिस वक्त आपकी पीडीएम की अलायंस हुई है, आप अलायंस में तो नहीं थे, लेकिन सेक्रीफाइस तो पीपल्स पार्टी ने किया था। अपनी सीटें रख के प्लेट में आपने शहबाज शरीफ साहब को दे दी, उनको कहा कि आप बनाएं कैबिनेट, इट्स योर गवर्नमेंट, सो यू हेल्प्ड देम टू फिक्स द मैच।
We did, but that was purely constitutional and democratic. हमने कोई इलेक्शन चोरी करके नहीं दिया उनको. एक वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इसने उन्हें डिफीट किया, वो पार्लियामेंट से बाहर गए और हमने इन हाउस चेंज किया. और PMLN का उस वक्त राइट था बिकॉज उनके डेफिनेटली मेंबर्स नेशनल असेंबली में हमसे ज़्यादा थे और उनका कैंडिडेट मियां शहबाज शरीफ साहब था. यहाँ पर बात हो रही है जनरल इलेक्शंस की, जहाँ पर लोगों को वोट देने की, लोगों के वोट को इज्जत देने की बात की जा रही है. और वो इज्जत जिसका नारा 4 साल से PMLN खुद लगा रहा था कि वोट को इज्जत दो, अब अगर खुद बैलेट पे डाका पड़ने जा रहा है और ये उनको सपोर्ट करेंगे और ये इस डील के अंदर शामिल हैं, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हकीकी जमहूरियत आएगी, किस तरीके से आप इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे, किस तरीके से माशी मामलात को बेहतर करेंगे. फिर बेचैनी होगी, फिर एक कन्फ्यूजन होगी, फिर अवाम के अंदर गुस्सा होगा. ये यूथ जो आज बिल्कुल ही मायूस हो चुकी है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कैसे पुरुमीद होगी, कैसे मईशत का पहिया चलेगा. कैसे यूथ पुरुमीद होगी. हम देख रहे हैं इलेक्शन से कबल लॉन्च की जाने वाली जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी जलसों का आगाज कर दिया है. जहानिया में जलसा किया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने और वहाँ पे अपने मंशूर का ऐलान किया. पहले आप जरा देखिए कि जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा. ऑपोजिशन पार्टियां जो है ना, वो भी पाकिस्तान की पार्टी है. हमने इनको अपना दुश्मन नहीं समझना. दुश्मन और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देना. हमने दुश्मनी नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ काम करना है. मुखालफाना बयानात, महाजराई, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते. हमारी जद्दोजहद का मकसद अवामी मुश्किलात को कम करके उनको रिलीफ देना है. इंशाअल्लाह ताला हम पूरी मेहनत के साथ गरीब आवाम के लिए अपना वादा पूरा करने के लिए दिन रात को एक कर देंगे. महमूद मौई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. पहले तो मुझे समझाएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ऑपोजिशन है कौन. वो कह रहे हैं हमने ऑपोजिशन के साथ मोहब्बत से रवैया रखना है. सो ऑब्वियसली उनका अटैक PTI चेयरमैन के ऊपर या उस वक्त की PTI के ऊपर है. तो आप अपनी ऑपोजिशन PTI को समझते हैं और PMLN और पीपल्स पार्टी को LI समझते हैं. इज दैट करेक्ट? देखिए, इसमें सोचने की बात है, जब इलेक्शन में जाते हैं तो आपको मैं बताऊं, इलेक्शन के दौरान कोई भी अलाई नहीं होता. ना पीपल्स पार्टी PMLN की अलाई होगी, ना PMLN हमारी अलाई होगी. हम सब एक दूसरे के साथ compete करेंगे एंड द competition शुड बी फेयर एंड वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर. देखिए होता क्या है, इलेक्शन जो होंगे ना एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस होंगे. मेरे ख्याल से इसमें हम लोग को कोई कबात नहीं होनी चाहिए. एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस से क्या मुराद है आपकी सर? देखिए, मैं जो कहता हूँ मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं वाजे कर रहा हूँ, एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस जो सालों से सदियों से हो रहे हैं. क्या सारे इलेक्शन जैसे अभी एक सदी तो हुई नहीं पाकिस्तान को बने वैसे नहीं, मगर एक बात मैं बता दूं, सदी नहीं हुई, मतलब इलेक्शंस को 25-30 साल 50 साल 70 साल तो हो गए ना. जैसे इलेक्शन होते रहे वैसे होंगे. अब जैसे हम ईद मनाते हैं ना, तो हर त्योहार पे वैसे ही ईद मनाएंगे. तो इलेक्शन तो आप कह रहे हैं कि हर इलेक्शन पे धांधली का इल्जाम लगता रहा, अब भी लगेगा. देखिए मैं बताऊं, जो जीतेगा और जो हारेगा, डिफरेंस ये होगा, जो हारेगा वो कहेगा मेरे साथ धांधली हुई. ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है. लेकिन सर एक ये बात ठीक है, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए. यहाँ पे तो आपको बी टीम क्या कहा जा रहा है PMLN की, मगर आप कह रहे हैं कि हम उनके मुखालफत भी करेंगे. जहांगीर साहब कह रहे हैं मोहब्बत से करेंगे. लेकिन अलीम खान साहब का भी जरा स्टेटमेंट सुनिए. लेट्स वॉच हिम. ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है. इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है. अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है. मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है. आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी, हमें मौका दें. और भाई 7 दफा तो आपको मौका. ओके, महमूद मौई साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है. ये आवाज अगर ना होती, ये रिटन स्टेटमेंट होती, तो किसकी थी ये? मगर देखिए इसमें तो हम बड़े क्लियर है ना. नहीं, मुझे आप ये बताएं, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये अल्फाज किसके हैं, ये बातें किसने की हैं पहले? ये देखिए, ये बातें तो हर पॉलिटिकल पार्टी आप कहेंगे करते रहेंगे. नहीं सर, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, PMLN ने नहीं की. दोनों जमातों से हम निजात चाहते हैं, ये किसने कहा था? देखिए वो PTI ने कहा था. उसकी वजह क्या है, देखिए जितने लोग आए हैं ना इस पार्टी में, वो ex PTI हैं.
ठीक है ना, कोई बाहर से दूसरा, सब एक्स पीटीआई है। और पीटीआई के लोग, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं, मैंने कहा भाई देखिए पीटीआई वाले पीटीआई वालों के पास जाएंगे। सो पीटीआई फॉर्मर पीटीआई है तो उनका मंशूर वही है जो पीटीआई का था। देखिए मंशूर में हमने थोड़े से अमेंडमेंट किए हैं, बाकी जो है वो चीजें तो वही है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। सर आप में और पीटीआई में फर्क क्या है फिर? एक फर्क मैं आपको बताऊं क्या है, दो फर्क हैं। एक, डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, दूसरी, वी आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी लाइक पीटीआई इज। आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट, वी विल नेवर गो अगेंस्ट द आर्मी लाइक पीटीआई। बट सर ये जो सारे लोग आपके साथ आए हैं यही लोग पीटीआई थे, तो फिर आप यू आर सेइंग जस्ट द लीडर वाज अगेंस्ट द आर्मी, इट वाज जस्ट पीटीआई चेयरमैन, लीडर विद a few bunch of people। वरना मेजॉरिटी में आप उनसे पूछें, वो कहते रहे कि खुदारा असेंबलीज ना छोड़ें, खुदारा आर्मी के अगेंस्ट ना बोलें। आज मैं आपको बता दूं, फौज इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो आज ये नतीजा है। ठीक है, आपने बड़ा क्लियरली ऑनेस्टली डिस्टिंक्शन बता दी है। आई एम थैंकफुल कि आपने क्लियरली बताया है कि आप में पीटीआई में क्या फ़र्क है। बट सर जो जलसे में लोग आए, आपने पीटीआई के जलसे भी देखे होंगे, और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इदारों के ख़िलाफ़, ये बात गलत की, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी पीटीआई ने, लेकिन उनके जलसों में और आपके जलसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसा है? आपने देखी होंगी वीडियोस, क्या वजह है कि तमाम लोग मिलके भी उस तरह का एक पावर शो नहीं दिखा सकते? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पावर शो दिखाना और इलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है सर? इलेक्शन पावर नहीं होती। मैं आपको बताऊं, कराची में इमरान खान साहब खुद मलिक से इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हारे। उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था, तो उस वक्त कैसे हारे? पावर शो तो उस वक्त भी उनका था। देखिए इलेक्शन इज डिफरेंट एंड पावर शो इज डिफरेंट। आप मुझे बताएं परसेंटेज में होता क्या है? कराची की जो है 3 करोड़ की आबादी आप कहते हैं या 2.5 करोड़ की कहते हैं, अगर 50,000 आदमी परसेंटेज वाइज 0.25% भी नहीं बनता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिसने इसका मतलब है जलसों में लोगों के आने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप लोगों ने क्यों इतने पैसे खर्च किए, वहाँ वीडियोस आई, आप पैसे बांट रहे लोगों में, फिर ये करने की क्या जरूरत थी? कोई ऐसी वीडियोस नहीं आए। और ये भी मैं कह रहा हूँ एज पर नॉर्मल है, जब भी लोग होते हैं आप पिछले 20 साल से सुन लें, कभी कोई पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाता था, PMLN पे लगाता था कि ये बिरयानी दे के लेके आते हैं, ये लेके पैसे दे के ले। देखिए ये हम इस चीजों से हम आगे निकल जाएं, हम आवाम का क्यों नहीं सोचते, हम इस मुल्क के इश्यूज की क्यों नहीं बात करते? वी शुड टॉक फॉर द इश्यूज ऑफ द कंट्री, प्लस आवाम जिस मुश्किल में पड़ी हुई है। हम महंगाई की बात कर, देखिए 18 महीने हुकूमत हुई, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। अब ये 1.5 महीने में महंगाई को कितना नीचे लेके आए हैं। आटे की कीमत आज क्या है? 125 रुपए। आज जो है चीनी की कीमत 130 रुपए हो गई, घी की कीमत 350 रुपए हो गई, और जो कि 700 रुपए तक गई थी। डॉलर जो है 340 पे गया था, आज 280 पे ले। लेकिन चीनी का इल्जाम, आई एम वेरी हैप्पी, आप बड़े कॉन्फिडेंटली नाम ले रहे हैं, लेकिन उसमें तो आपकी पार्टी के ऊपर में ही लोग बैठे जिन पे लगता है इल्जाम से। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे अक्रॉस द बोर्ड, अगर कोई आदमी गलत है, इंक्लूडिंग मैं अगर गलत हूं, तो मेरे को भी जो है इसको फेस करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन गलत हैं तो आप उनको भी सवाल पूछेंगे? बिल्कुल। लेकिन जहांगीर तरीन से आपने ये पूछ लिया कि सर आपका हेलीकॉप्टर क्यों गया था मियां साहब को लेने? उन्होंने, देखे मैं आपको उसको भी क्लियर कर दूं, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स जो हैं, बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो एक ऑपरेशन कंपनी है उसको दी जाती है और फिर वो किराए पे लेते हैं। दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन ओन चौधरी तो नहीं साथ आते ना किराए पे, वो भी थे वहां पर। देखिए ओन चौधरी अपने उसमें आए हैं क्योंकि वो उस कैबिनेट में थे, वो फ्री में आए हैं विदाउट। देखिए फ्री में तो बहुत सारे लोग सवारी कर लेते हैं ना, और इसमें कौन सी बुराई है? एक चीज मैं बताता हूं, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन है कि साफ सिंबॉलिक मीनिंग है उनका वहां पे होने का। हाउ कैन यू से दैट? हर एक का अपना अपना, देखें जो सिंबॉलिक है। आपने देखा अलीम खान साहब ने उनके अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट दे दिया। देखिए एक चीज है ना, बहुत तो आप ही दे देना, आप ही दें फिर, अगर आप या आप एक्सेप्ट करें या आप रिजेक्ट करें। नहीं, मेरा कहना यह है कि देखें अगर किसी के उनके जाती ताल्लुकात है, मैं ओपन बता रहा हूँ, हम जो है लड़ाई के पॉलिटिक्स कम से कम मैं तो बिलीव ही नहीं करता। ओन चौधरी के मियां साहब से जाती ताल्लुकात हैं? उनके जाती ताल्लुकात है। अगर मेरे पीपल्स पार्टी से जाती ताल्लुकात है तो मैं उनकी शादी ब्याह में भी जाऊंगा, उनके मरने में भी जाऊंगा,
और पॉलिटिकल रैलीज पे भी जाएंगे? नहीं ना, देखें दैट्स अ डिफरेंट, पॉलिटिकल रैलीज और कोई आना, देखें सो दैट वाज अ पॉलिटिकल रैली, शादी ब्याह नहीं था। नहीं देखें, अगर वो इतने साल बाद आए, उनको वो रिसीव करने गए हैं, दैट्स उसको आप खुशी क्या में। कहेंगे? ओके ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। अली एजाज भुट्टो साहब, सबसे पहले तो जो बड़ी अहम बात की है अभी महमूद मौलवी साहब ने, कि आपने पुश कर दिया अपनी पार्टी की लीडरशिप को कि वो निकले इस पार्टी से, आपने ऐसा माहौल बना दिया एक इदारे के खिलाफ। आज इसकी वाज़ेह मिसाल शेख रशीद साहब की भी स्टेटमेंट है, अगरचे वो आपकी पार्टी में नहीं थे लेकिन आपकी पार्टी के सपोर्टर और आपकी पार्टी के लिए आवाज उठाते थे। लेट्स वॉच आज उन्होंने क्या कहा। मैं दिल में दर्द रखता हूँ। आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत है, अजीम सिपा सलार है, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हम कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। आप इस नहज पे क्यों आप समझते हैं पीटीआई आई कि लोगों को इस लेवल पर आकर कंडेम करना पड़ा है पीटीआई को? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि पिछले 18 माह में जो जिस तरह का मजाक, तमाशे और ड्रामे किए गए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं किधर सोई हुई है। कम अज़ कम एक एक किरदार को इकट्ठा किया जाए तो 1000 फिल्में बनाई जा सकती हैं। अभी शर्मिला साहिबा जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, उसी लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में हमने इस मुल्क की वो तबाही की जो तारीख में कभी ना हुई। सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने है, मुआशी अदम इस्तेकाम आपके सामने है, लाकानूनियत आपके सामने, और चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल हुआ पिछले 18 माह में, वो सब आपके सामने है। फिर खवातीन वर्कर्स को किस तरह तशद्दुद किया गया। आई होप यू रियलाइज कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो आपके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। आपको तो उनको थैंक यू करना चाहिए। आप उनके अपनी पार्टी पॉलिसी चेक कर ले, मेरे ख्याल से आपसे शेयर नहीं की किसी ने। जी मैं उसी पे आता हूँ। फिर उसके बाद जिस तरह जबरदस्ती के बयानात लिए गए, जबरदस्ती के इंटरव्यूज लिए गए, जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के मौलवी साहब की पार्टी में शामिल करवाया गया, तो हमारे लिए तो क्या फिर इसके बाद इन सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? क्योंकि आप देखें पंजाब में और केपी में गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं। जब 4-4 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यही पीपल्स पार्टी उन्हीं के दरमियान में बैठी हुई, तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पामाल किया, उन्हीं के साथ बैठ के कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहिए। तो ये सारा कुछ करने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि फैसला कोई नहीं आया हुआ। जी 4-4 का फैसला आया ना, वो बंदयाल साहब ने जो दिया था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं मिला सर, आपने लास्ट हियरिंग सुनी होगी। जी मैंने सुनी। उसके बाद हाउ कैन यू नाउ से दिस जबकि उसमें ये बात क्लियर की गई है? हाँ मैं आपको बता, उस सब के हम तो चाहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में आइन की मंशा के मुताबिक इलेक्शन हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह पीपल्स पार्टी बात आज पीटीआई के लिए कह रही है, हम उसको तस्लीम करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन 2018 में अगर आप देखें तो जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे? क्या ये जलसे नहीं कर रहे थे? क्या नून लीग के उम्मीदवार नहीं थे? क्या जलसे ये नहीं कर रहे थे? हकीकत ये है, हालात ये हैं कि पीटीआई के पास कोई भी फील्ड ही नहीं है। 2018 में पीएमएलएन की लीडरशिप जेल में थी। पीएमएलएन को बताया जा रहा था, आपकी जो जहांगीर तरीन साहब आज उस तरफ हैं, उस वक्त उनका वही जहाज इस्तेमाल हो रहा था लोगों को पीटीआई में लाने के लिए। वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी सर। वो पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी उनको इजाजत थी, आज पीटीआई को किसी किस्म की फील्ड नहीं है। पीटीआई को इजाजत है कि लोगों को अपने साथ शामिल करे, लेकिन जब पीपल्स पार्टी करे तो फिर आप कहते हैं वो पैसे लेके सिंध हाउस हो रहा है। हम हमारे पास कोई फील्ड ही नहीं है सिरे से फ्रीहा। हम तो ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी फील्ड दे दें, इसको लेवल हम खुद कर लेंगे। आपके सामने जो हालात है कि फलस्तीन पे हम निकलते हैं, उस इशू पे हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। जो है तौहीन मजहब पे हम निकलते हैं, उस पर इजाजत नहीं है। इलेक्शन मांगते हैं तो हमें बगावत के मुकदमे कर दिए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ मांगते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताएं, जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, इसकी इजाजत ली थी आपने? वो उसकी वजाहत असद कैसर साहब कर चुके हैं कि उनकी जाती नौयत की मुलाकात थी, उसमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल मामला डिस्कस नहीं हुए। उनकी अपनी कोई फातिहा पढ़ने गए थे तो वापस आए। इमरान खान साहब की इसमें कोई हदायत शामिल नहीं थी। कोई और पॉलिटिकल मीटिंग कहा है आपको पीटीआई चेयरमैन ने कि करें, या आपको रोका गया उससे? पीटीआई चेयरमैन का मौकफ हमेशा से यही रहा है कि इलेक्शन के हवाले से 90 दिन के इलेक्शन आइन के मुताबिक
आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी अदारे से बात कर सकते हैं। 90 दिन गुजर गए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पीटीआई चेयरमैन को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, इज दैट करेक्ट? देखें, हालात तो वही हैं, वही छोटा सा कमरा है। अगर हाँ उधर थोड़ी सी वॉक करने की इजाजत दी गई है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उनको सारी सहूलियात दे दी गई हैं। व्हाट डू यू मीन छोटा सा कमरा है? उनको जो एंटाइटल्ड है उससे छोटा है? जी बिल्कुल, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह की सहूलियात दी जाती हैं वो सहूलियात बिल्कुल नहीं दी गई। हम तो कहते हैं कि वो सहूलियात भी नहीं दें जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात हैं। अगर अभी वो जो एक्सरसाइज मशीन की बात सारे करते हैं, वो तो बिल्कुल जेल मैनुअल के 254 के मुताबिक कोई भी कैदी उसकी डिमांड कर सकता है। वो चाहे वो किसी किस्म की गेम की मशीन हो, कोई कैरम बोर्ड हो, या किसी किस्म की कोई मशीन की डिमांड कर सकता है। कोई गैर आईनी, आपकी मुलाकात हुई है पीटीआई चेयरमैन से? आपकी पर्सनल मुलाकात? मेरी 5-6 दफा मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो किसी किस्म की किसी हवाले से डील नहीं चाहते। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। वो अवाम की ताकत से, अल्लाह की ताकत से दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। उनका गमी खुशी पाकिस्तान में। राइट। शमीला फारूकी साहबा, पीटीआई के हक में हमने देखा स्टेटमेंट्स आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेवल प्लेइंग फील्ड पर आई है। ये आप लोगों की ऑन प्रिंसिपल डिमांड है या कोई बैकडोर स्ट्रेटजी है? फरिया, देखें, जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसका प्री रेक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। और लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, ये किसी एक दो मखसूस जमातों के लिए नहीं, तमाम जमातें जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, जिसके अंदर पीटीआई भी शामिल है। ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल फोर्स, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा गया तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि पीटीआई को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना पीएमएलएन को मिल रहा है, दीगर जमातों को मिल रहा है, और हमें भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। देखें, वोट को इज़्ज़त देने की बात है, बैलेट को इज़्ज़त देने की बात है। अगर आप इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो आप लोगों के वोट का एहतराम करें, चुनने दें उनको। I have a question, शमीला साहिबा। पीपल्स पार्टी जलसे भी नहीं कर रही, इलेक्शन मुहिम आपने नहीं शुरू की है, आप ये भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एटलीस्ट आप ये एक्टिविटी तो शुरू करें, क्यों नहीं हो रही? देखिए फरिया, इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है और जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख सामने आए। इस वक्त मुल्क में कोई और जमात नहीं है। एट द बैक ऑफ योर हेड आपको ये लग रहा है कि अभी इलेक्शन नहीं होने जा रहे का मुतालबा कर रहे हैं। इज दैट करेक्ट कि आपको अभी शक है कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे? फरीहा, अगर आपको ये शक ना होता तो आप मुझसे ये सवाल ना कर रही होती। ये आपको भी शक है, ये मुझे भी है, ये इस हर पाकिस्तानी को है। यहाँ तक कि सदर मुमलिकत ने भी चंद रोज कबल इस बात का, इस बेयकीनी का इजहार किया कि शायद इलेक्शंस ना हो जनवरी के अंदर। सो इसका हल क्या है? इसका हल ईसीपी के पास है कि वो इलेक्शन की तारीख बता दे। अब बात यह है कि जैसी इलेक्शन की तारीख आती है सामने, हम अपने जलसे भी करेंगे, हम अपना मंशूर भी लेकर आएंगे, हम आवाम के साथ, आवाम के सामने खड़े होंगे। ठीक है, इस वक्त तो देखिए हमारा जो फोकस है वो ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। राइट। सो महमूद मौलवी साहब, ये जो बात शमीला फारूकी साहब ने की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पीटीआई अगर नहीं होगी तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। आपकी पुरानी पार्टी है, डू यू डिमांड द सेम फॉर पीटीआई? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें, इलेक्शन सबका हक है, उनको भी इलेक्शन लड़ने का हक है। जो हमारा कोई डिस्प्यूट, देखें, मैं अपनी ज़ाती डिस्प्यूट जो मेरा है वो सिर्फ ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आई वुड वे जो है पीटीआई आर्मी के अगेंस्ट गई और डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं, जहां आर्मी आएगी आई वुड से आर्मी फर्स्ट, देन आई वुड एनी पार्टी। अगर जो पार्टी फौज के खिलाफ जाएगी मैं उसके साथ नहीं हूं, और न अगर कल भी होगा तो भी मैं नहीं होऊंगा। मैं बड़े वाजे कर दूं, फौज मेरे हिसाब से इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। Right. और ये पाकिस्तानी इसको मानता है। राइट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन एंड शमीला फारूकी साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कराची चलेंगे। बहुत सारे अलायंसेस बन रहे हैं, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग्स हो रही हैं। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। एक बार फिर सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों में हमेशा मुझे वो अंधोनाक दिसंबर याद आ जाता है। ये 16 दिसंबर 2014 का इंतहाई दर्दनाक दिन था जब दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। उस दिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सोगवार थी। पाकिस्तानी कौम ने सैकड़ों बच्चों के कत्ल पर फैसला किया कि अब दहशतगर्दों की मुकम्मल पैकनी होगी। इस वाक़े के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। एपेक्स कमेटीज़ बनी और फौजी अदालतों के ज़रिए दहशतगर्दों को फौरी सज़ा के अमल का आगाज़ हुआ। माजी में आमरीत के दौर में फौजी अदालतों के ज़रिए मिलने वाली सज़ाएँ हमेशा ही मतनाज़ा रही हैं, लेकिन सानिया APS के बाद फौजी अदालतों के ज़रिए मुल्क में अमन की बहाली में मदद मिली। आप जो मर्ज़ी कहिए, लेकिन मुश्किल फ़ैसले लेकर ही मुश्किल मामलात से निकला जाता है। सानिया APS इसकी वाज़ेह मिसाल है। इसके बाद फौजी अदालतों से APS हमले में मुलविस दहशतगर्दों को सज़ा भी दिलवाई गई और कौम ने सुकून का सांस भी लिया। सानिया APS के बाद फौजी अदालतों के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। वजह यह थी कि सिविल अदालतों से केसेस के फैसले में तवील वक्त लगता था और कई दहशतगर्द कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से रहा हो जाते थे। सिविल अदालतों में हसास मालूमात पर मबनी शवाहिद पेश करना और दहशतगर्दों को सज़ा दिलवाना मुश्किल अमल था, क्योंकि अदालत के सामने ऐसी मालूमात रखने की सूरत में अहम राज दुश्मन तक पहुंचने का खदशा था। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भी अहम दहशतगर्दों को सिविल अदालतों के ज़रिए सज़ा दिलवाना मुश्किल काम था। सिविल अदालतों के जजेस को दहशतगर्दों की धमकियों की वजह से खतरात का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए फौजी अदालतों में ट्रायल के मस्बत नताइज बरामद हुए। लेकिन जहां पर हमने ये देखा कि फौजी अदालतों में मुल्ज़िमान के क्या फ़ायदे हुए इन मामलात से, दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि बहुत से लोग इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते रहे, आज भी करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद आपको अपना निज़ाम अदल ही इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए कि आपको किसी और मुतवाज़ी निज़ाम की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल ये एक डिबेट है, हम इस पर आज बात करेंगे कि क्या वक्त की ज़रूरत है, क्या पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्या इस खत्ते की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ की वापसी के बाद MQM और नून लीग में राब्ते तेज़ हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता हुआ है और आइंदा भी साथ चलने पर इत्तफाक किया गया है। ये भी तय पाया कि MQM का वफ्द जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इनकी हालिया दिनों में शहबाज शरीफ से फ़ोन पर 4 मरतबा बात हुई है और इनकी जल्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी, जबकि माजी में भी नून लीग के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रह चुका है। एक जानिब MQM और नून लीग में राब्ते बढ़े हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को साथ मिलाकर अगली हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा, ये भी जरा देखिए। अगली हुकूमत सिंध में GDA और MQM मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी, ऐसे हम लोगों को के पास एक ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। GDA के जो आज हमारे दोस्त हैं, इनका एक क्लाउड मिलकर जो हम एक अच्छी हुकूमत जो है वो बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को एक नई होप दे रहे हैं, एक नया एक साई ऑफ रिलीफ दे रहे हैं और हमारी शक्लों में और हमारे इतिहास से लोगों में एक उम्मीद जागी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। APS वाक़े का मैंने जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल साहब, जब मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी तो उस वक्त की MQM ने उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। MQM का क्या मौक़िफ़ है इस फैसले पर? देखिए, जो हमारे जुडिशरी की हिस्ट्री है, वेरी अनफॉर्चुनेटली हम जो साबका चीफ जस्टिस को देखते हैं, जो उन्होंने फ़ैसले किए कि पिछले वाले, फिर उससे पिछले वाले, फिर उससे पिछले वाले 3 चीफ जस्टिस को तो हम देख चुके हैं। अभी हाल रिसेंट पास्ट में आप देखें, आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, फिर आपने उनको अकामा में बंद कर दिया, फिर जो चाहता था आपने जो है वो अब क्या नाम है उनका, अब्बासी साहब जो पिंडी वाले हैं,
उनको आपने इलेक्शन से एक रात पहले आपने उनको जो है वेफरीन केस में आप उनको 7 साल की सज़ा दे दी, चूँकि जो शेख रशीद साहब को आपको फेवर करना था। आई मीन इस तरह के फैसले आए कि अदलिया पे से तो बिल्कुल एक आम आदमी का को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। असल में हमारे यहाँ पर्सनैलिटी ड्रिवन सारे इदारे हो गए हैं कि अगर इंसान अच्छा आ जाए। अब आज के जो चीफ जस्टिस हैं उनका पूरे पाकिस्तान पर एतमाद है कि वो अनबायस हैं, वो जो है वो कोई उनके पर चार्जेस नहीं हैं, वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेते। तो ये जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा, वहाँ पर कोई पर्सन स्पेसिफिक उसकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसी पॉलिसी रही है। और फिर इस आज के हालिया चीफ जस्टिस साहब को भी आज यहाँ तक पहुँचने में, चीफ जस्टिस बनने तक के रास्ते में कितनी दुश्वारियाँ उनकी अपनी जुडिशरी से आई हैं, ये उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। तो हमारे यहाँ कोई आइडियल किस्म का इंसाफ का निज़ाम नहीं है, इसलिए ऐसी ज़रूरत पेश आई। माजी में आपने वाक़े का जिक्र किया, विसाने का जिक्र किया, इससे सोच के भी जो है दिल दहल जाता है। तो इस वजह से हमारे और जुड़ी यहाँ से सिविल इदारों से कोई इस हवाले से, जो टेररिज्म के हवाले से या बड़े केसेस के हवाले से तो फैसले नहीं हुए, साल फैसले नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आइडियल उस वक्त हो सकती हैं कि भाई इदारा खुद उस वक्त जो है वो ऐसा हो जाए जब जाकर ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज उस वक्त तक आप मुल्क को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। सो आप ये कह रहे हैं कि जब तक एक आइडियल, बेहतर, ऐसा काबिल कबूल या जिसको वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज किया जाए, अभी तो हम जानते हैं वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, जब तक वो नहीं है तो एक ऑल्टरनेट कानूनी निज़ाम ज़रूरत है पाकिस्तान की, या हम इसको बेहतरी के ऊपर तवज्जो दें जो अभी एग्जिस्टिंग निज़ाम है? बेहतरी एग्जिस्टिंग जो है वो बेहतरी एक दिन में तो नहीं आ जाएगी। आप उसको पैरेलल बेहतर करते चले जाएं, लेकिन मुल्क चलाने के लिए आपको इस इदारे की ज़रूरत भी मैं समझता हूँ कि है। सो आपके ख्याल से फौजी अदालतें होनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि जो आज तो इसकी ज़रूरत है, शायद इसलिए कि आपको मुल्क में अगर जिस तरह के आपको चीज़ के हालात से नबर्द आज़मा है, उसमें अगर ये नहीं है और ये आज की करंट जो जुडिशरी है, मैं नहीं समझता कि ये वाला बोझ उठा पाएंगे। ख़ास तौर पे मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ, 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, क्या आपके ख्याल से उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए? देखिए, इस पूरे इदारे को 9 मई के इवेंट से रिलेट करना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। बहुत पहले से सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं। 9 मई को चूँकि कोर कमांडर के घर पर अटैक हुआ है और आर्मी के हेडक्वार्टर पर अटैक्स हुए हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस पर अटैक्स हुई हैं, तो कानूनी तौर पर एज ए लेमैन तो मैं समझता हूँ कि ये बनता है केस, चूँकि आर्मी इंस्टॉलेशन की बात है, फौजी अदालतों का, लेकिन इस पर कानून की डिटेल क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसके ऊपर मुझे इसकी डिटेल्स से मैं आगाह नहीं हूँ, मैं या एजुकेटेड नहीं हूँ इस हवाले से। तो जो इसकी कानूनी क्या पेचीदगियाँ हैं या कानूनी इसकी क्या राय बनती है, आई एम ऑब्लिवियस टू दैट एक्चुअली टू दैट डिटेल। राइट, आपने एक जो अभी मैंने डिस्कस भी किया या मेंशन किया, 2014 के बाद फौजी अदालतों की वजह से दहशतगर्दी की कमर तोड़ने में मदद हुई, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि खदशात का इजहार किया जाता है सर्टन सेक्टर की वजह से। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब ये अदालतें, आप स्पेशल अदालतें बनाते हैं, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए। आप साथ साथ अपने इदारों को, जो कि आपके सिविल इदारे हैं, उनको आपको उस लेवल पे लेकर आना होता है, रिफॉर्म्स करने होते हैं। हम तो जब तक सर पर कोई बला ना आ जाए हम फैसले नहीं करते, तो मुल्क ऐसे नहीं चला करते। ये फौजी अदालतें हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, और ये उस वक्त तक, उसने शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, उस वक्त के लिए जब तक आप अपनी अदालतों को आइडियल कर ले। आज नहीं है वो अदालतें आइडियल, लेकिन उसका सफ़र शुरू होना चाहिए। इतने अरसे में इन अदालतों को रिफॉर्म करके आइडियल हो जाना चाहिए कम से कम इस एक इदारे को। राइट, सो अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। सियासत की नज़र हो गया। ठीक है, आपने कहा वो सियासत की नज़र हो गया। सो एक टाइम फ्रेम अगर देना हो अदालती निज़ाम बेहतर करने के लिए, और उस टाइम फ्रेम में हम फौजी अदालतें वर्कबल हो, वी टॉकिंग हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो टाइम फ्रेम एक मुनासिब तौर पर प्रैक्टिकली क्या है आपकी नज़र में?
3 से 5 साल। 3 से 5 साल। 3 सालों से लेकर 5 साल जी। सो उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होगा रिफॉर्म के लिए भी जी। नहीं, मैं कहता हूँ ये अदालतें रखें और 3 से 5 सालों में अपनी अदालतों को ठीक कर लें। ठीक है। सो आप ये सजेशन देंगे चीफ जस्टिस को, क्या करेंगे आप इस पे, आवाज रेस करेंगे, हाउ विल यू गो अबाउट? वेल, मैं आपके जरिए ये बात कर रहा हूँ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपके जरिए बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा फोरम आया जहाँ पर हमें बात करनी पड़ी तो हम ये भी कहेंगे। राइट। सो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, आप लोगों की मुलाकात भी होने जा रही है। आई एम होपिंग, अस्यूमिंग कि आप होंगे उस वफ्त में। सो क्या एक अलायंस देख रहे हैं हम PMLN का और MQM का इन द नेक्स्ट इलेक्शन? देखिए फरिया, PMLN से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और अभी से नहीं, और काफ़ी पहले से अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये जो गवर्नमेंट ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें PMLN की गवर्नमेंट का हम हिस्सा रहे हैं वफाक में, और उन्होंने हमें एक्सेस दिया है, हमारी बात सुनी है। और सबसे बड़ी इसमें जो एक इवेंट आया हुआ आया सेंसस का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स ने, ACs ने, DCs ने, डेप्यूटी कमिश्नर्स ने और उनके इन्यूमरेटर्स ने कराची की आबादी को 1 करोड़ 30 लाख गिनकर लॉक कर दिया था। कहा कि सारी आबादी कंप्लीट हो गई है। ये वफाकी हुकूमत थी PMLN की, और मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है जिसने, जो अगर किसी ने किरदार पॉजिटिव अदा किया है तो उसको हमें इतनी जरूरत है कि हम उसका बबांगे दौल उसका इजहार भी करें। ये अच्छी बात है। एक मिनट क्योंकि थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराने दें, मेरी शायद पॉलिटिकल हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है, लेकिन ये तो मेरे सामने की बात है कि कराची में मियां नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुलाया था, मशवरा लिया था कराची के हालात ठीक करने के लिए, फिर ऑपरेशन हुआ था, ये जो लास्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे, और तब तो बड़ी तनकीद करते थे आप लोग PMLN पर। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब उन्होंने ऐसा किया और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई और सारी चीज़ें हुई, तो हमने डेफिनेटली हमने बहुत हमारी वजह से हुकूमतें हमने गिराई भी हैं, हुकूमतों से बाहर भी आए, हुकूमतें गिरी भी हैं। तो ये तो कोई सीक्रेट नहीं है ना, ये तो ओपन फैक्ट्स की बात है। आज अगर जैसा हो रहा है जो माहौल है, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, कल खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव रोल प्ले करेगी फेडरल गवर्नमेंट या इनकी पार्टी तो हम उस तरह की बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा लर्न किया है सब लोगों ने, और पाकिस्तान अब इस तमाम एडवेंचरिज्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज हम भी बहुत ज़्यादा नशेब व फराज से एक गुजर कर आज एक पहले से ज़्यादा मुत्तहद और मुनज़्ज़म और स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर आज पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद है यहाँ पर। और हम समझते हैं कि PMLN ने जो सेंसस में जो 73 लाख लोग, जो डेट ख़त्म होने के बाद डेट्स बढ़ाई गई और हमारी रिक्वेस्ट पर डेट्स बढ़ाई गई, 11 दफ़ा हमें एहसन इकबाल साहब मिले हैं, 5 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब मिले हैं, और वहाँ पर फिर उन्होंने अपनी टीमें भेजी हैं। तो ये जो कराची के 73 लाख लोग बाजियाब कराए गए, जिनको गुम लापता कर दिया गया था, इसमें क्रेडिट जाता है फेडरल गवर्नमेंट की, PMLN की इस हुकूमत को। और ये हमारा तजुर्बा इनके साथ ये वाला अच्छा रहा। लेकिन क्या पे हम माजी को भी क्लैरिफाई करें, क्या हम आज पे ये भी, क्योंकि बाकी पार्टीज तो पहले ही कहती है, क्रेडिट देते हैं, हम देते हैं क्रेडिट के नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कराची के हालात ठीक करवाए, उस बहुत बुरे हालात है ऑपरेशन करके ठीक करवाए। आज क्या MQM भी ये क्रेडिट देगी नवाज शरीफ साहब को कि एज प्राइम मिनिस्टर कराची के खिलाफ ऑपरेशन ठीक हुआ? नहीं जी, हम एज एन MQM हम नवाज शरीफ साहब को ये वाला क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि ये हालात हमने ठीक करवाए हैं पिछले 7 सालों में। ये तो ये वाली MQM है, हम पहले PSP में थे, हमने अपने तौर पर, इस वाली MQM ने अपने तौर पर, हमने यहाँ के नौजवानों को 7 सालों में एक अल्टरनेट दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो गलत रास्ते को छोड़कर जो है वो एक किसी सही रास्ते पे आ सकते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो है वो हुई भी नहीं है, और चूँकि MQM का, उस वाली MQM का नाम इतना बदनाम कर दिया गया था, ब्रांड के आप कोई भी इल्ज़ाम लगाएं लोग उसके ऊपर जो है वो यकीन करते थे। 7 सालों में हमने पलट कर एक पत्थर नहीं मारा है, वही नौजवान है, वही सारे लोग हैं। फिर 7 सालों में इस हुकूमत पाकिस्तान की रियासत ने 700 से जायद लापता नौजवानों को, जो 7 साल में MQM ने कोई पत्थर नहीं मारा पिछले 7 साल में, ये किस तरह आप कह रहे हैं? जी आपको याद पड़ता है तो कोई निकाल लेना कि हमने कोई 7 सालों में कोई पत्थर मारो पिछले 7 सालों में। आप कौन से इवेंट को कह रहे हैं कि लास्ट पत्थर वो था हमारा? लेट्स पुट इट ऑन। जी 2016 के फरिया 2016 के बाद अभी 2023 है। मुझे इवेंट बताएं ना, इवेंट बताएं कि इसमें जो वो इसमें कोई वाकया ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हुआ। तो उसका क्रेडिट किसको दें फिर? और रियासत ने हमारे 700 नौजवानों को
हमारे 700 नौजवानों को, लापता नौजवानों को हमें माओ को हवाले किया है और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है रियासत का। और इससे जो है वो शहर में नौजवानों को रास्ता मिला है, नया रास्ता मिला है, जो ऑप्शंस मिले हैं और इन नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा है इस अमन को लाने में इस शहर के अंदर। आज वो चीज़ें नहीं हो रही कि हर घंटे के बाद आपको यहाँ पर कोई टारगेट किलिंग मिल रही हो, कोई और सिलसिला चल रहा हो। यहाँ पर रोज़ाना 20-20, 22-22 लोग मरते थे। अल्लाह का बहुत करम है कि आज वो हालात पिछले 7 सालों से ऐसे नहीं है। तो ये तो फिर क्रेडिट बनता है नवाज शरीफ का वैसे ऑन अ लाइटर नोट। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, अब हम आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। आपकी सियासत मोस्टली ऑब्वियसली कराची एक बड़ा अहम हिस्सा है आपकी सियासत का मुस्तफ़ा कमाल साहब, और कराची के मामलात में पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट आप लोग कहते रहे कि रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट इलेक्शन में PMLN के साथ अलायंस बनाएंगे तो ये आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही सियासत होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अलायंस में रह चुकी है PMLN के। देखिए, मसला किसी के खिलाफ किसी के साथ होने का नहीं, और हम नहीं कह रहे कि हम PMLN के साथ अलायंस बनाएंगे, हमने कोई ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देखें ना कि अभी हम PMLN के साथ ही वफाकी हुकूमत में थे ना, इसलिए पिछली हुकूमत में, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट है, हमने कोई अलायंस बनाने का कोई ऐलान नहीं कर दिया है, कोई हमने अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जारी हो गई है। देखिए, सिंध का जो पीपल्स पार्टी का मसला है, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो लोगों के दिल जीतते, काम करके लोगों के दिल जीतते। उन्होंने दिलों को एनकरेज करने की कोशिश की है, पावर से और ताकत से दिलों पर कब्जा करने की कोशिश की है, शहर पे कब्जा करने की कोशिश की है। मेरे ज़माने में ये शहर कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों की लिस्ट में शामिल था। आज 15 सालों की पीपल्स पार्टी की सूबाई हुक्मरानी के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद दुनिया के 4 बदतरीन वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में कराची का 4था नंबर है दुनिया के। तो अच्छे तरक्की करने वाले 12 शहरों में से 4 बदतरीन रहने वाले शहरों का सफर ये 15 साल की पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। पीने का पानी हमें देते नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता है, दुनिया चांद पर जा रही है, कराची के बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर जो है वो अपनी जान दे रहे हैं, गटर का ढक्कन तक तो लगा नहीं पा रहे। जॉबें दिए 5.5 लाख नौजवानों को, एक आदमी कराची हैदराबाद का नहीं है। हमारे ऊपर कोटा सिस्टम लागू है, इनके बड़ों ने लागू किया, इनकी ये नस्ल हमें इस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। तो मैं कहां कोटा सिस्टम खत्म, कोटा जब इनका कराची का रूरल का खत्म हो जाता है तो अर्बन पे जाली डोमिसाइल बनाकर हमारा वो कोटा भी ले लेते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की तंग नजर हुकूमत ने हमें इस काबिल कहीं नहीं छोड़ा कि हम कोई इनसे अच्छे की उम्मीद रखें। ये है सारा इशू। सो GDA का जो अलायंस है उसमें अब लग रहा है कि PMLN भी शामिल होगी, एटलीस्ट देयर इज एन अटेम्प्ट, उसमें कोई हर्ज नहीं है, यही होती है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। बट सायरा बानो साहबा ने मेरे शो में एक स्टेटमेंट दी, जरा सुनिएगा। सिंध की हद तक अलायंस जो बन रहा है उसमें PMLN आपकी तरफ आ जाए, ये बातें हमारे कानों तक भी पहुंची, लेकिन जिस दिन आप हमारे पीर सदरुद्दीन शाह के मुंह से ये बात सुनेंगे कि इत्तेहाद हुआ है, वो प्रोग्राम उस दिन होगा। हमारा इनके साथ इत्तेहाद हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या आप भी ऐसे खुल के कह सकती हैं जैसे कि हाशिम डोगर साहब ने कहा कि अगर मेरी पार्टी ने कहा कि अलायंस हो रहा है PMLN से तो मैं छोड़ दूंगी? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है, मुझे खुदा पाक मैं आपको यही मैं कहती हूँ, मैं जी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सो रेजिस्टेंस तो मिलेगी आपको PMLN के साथ अलायंस में? बोले इस कबल वक्त बात है ये, हम इस पे जो स्पेकुलेशन क्यों करें? व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैं खामोखी में अभी से ये सारा शोर। तो फिर ये मुलाकातें, ये प्यार मोहब्बत की बातें, ये किस लिए हो रही हैं? इंग्लैंड का मौसम पूछना आपने मियाँ साहब से? नहीं, हमने तो कोई मुलाकात की, कोई हमारी तरफ से कोई मैंने आपको कहा ना, कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है। देखिए, हमने अभी एक रैली की थी फ़लस्तीन के ऊपर, सारी पार्टियों को बुलाया था, तो कन्वीनर ने तमाम पार्टीज़ के सरबराहान को फ़ोन किया था कि आप अपनी पार्टी के लोगों को कहें। मैं बाकायदा कार्ड लेकर PMLN के यहाँ पे लोकल दफ्तर में गया था, वहाँ पर इनके सूबाई जो ओहदेदारान हैं, ज़ुबैर साहब हैं और लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनको दावत दी, उनका वफ्द आया भी। और जब हमारी रैली फ़लस्तीन के हवाले से, वो हम दिखाना चाहते थे दुनिया को कि भाई उम्मत को, अगर पूरी उम्मत पूरी दुनिया में इकट्ठे नहीं हो सकती तो कम से कम कराची में रहने वाली जो मुस्लिम उम्मा है, हम उसको अपने इख्तलाफात भुलाकर देखें। हम फ़लस्तीन के बच्चों के नाम पर हम सब लोग जो एक ही एम्प्योमिक जेस्चर देना चाहती थी वर्ल्ड को, वो हमने दिया बहुत कामयाबी से। और PMLN का वफ्द जाके नेक्स्ट डे नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक बहुत ही हाई पावर्ड डेलीगेशन PMLN का हमारे पास आया और सारी पार्टीज़ का आया।
आया, JUI का आया, उलमा हजरात का आया, PMLN का आया, ANP वाले आए, दोस्त हमारे, और दूसरी पार्टीज के लोग आए। तो उसके बाद एक तो इस हवाले से कॉल की थी शहबाज शरीफ साहब को। फिर उसके बाद जब हमारी रैली बहुत कामयाब हो गई तो शहबाज शरीफ साहब की कॉल आई थी और उन्होंने मुबारकबाद के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया था। तो ये इस तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं, इसमें कोई भी मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की कोई ना तो बात हुई है, ना कोई इस तरह की कोई बात हुई है। तो ये वाला ताल्लुक तो हमारा है और वो रहेगा। राइट। सो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि एक फिक्स मैच है नवाज शरीफ साहब की वापसी, हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट? जो है वो भाई उनकी किस्मत है। वो कहते हैं कि भाई मेहनत कर हसद ना कर, तो वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि मेहनत कर हसद ना कर। राइट। इनकी बात सुनकर ये लगता है कि भाई जो है वो भाई मेहनत करें, हसद ना करें। राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। सईद मुस्तफ़ा कमाल हमें ज्वाइन कर रहे थे। अलायंसेस तो बनेंगे, जो इलेक्शन के हवाले से अब उम्मीद नज़र आ रही है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसी तरीके से आप पॉलिटिकल जोड़ तोड़ देखेंगे। सियासत बड़ी बेरहम होती है, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है उसकी, और उसके लिए जो फोकस होता है वो आइंदा आने वाला इलेक्शन ही होता है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।